जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। शिवरात्रि के आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आदर और सम्मान मेरी ओर से। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज डायलेमा इन यूक्रेन क्राइसिस। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट प्राइमरीली मीन्स कि भारत की दुविधाएं क्या है, भारत किसको खुश रखना चाहे। अब एक तरफ पुतिन है, एक तरफ हमारे बाइडेन साहब हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन है, एक तरफ चाइना है। तो इन सभी के जो कॉम्बिनेशन है, किस जगह कॉम्बिनेशन ज्यादा बिठाए भारत, ये भारत की बहुत ही बड़ी दुविधा है इस समय। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका निवारण क्या हो सकता है, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है और इसके समीकरण और क्या बैठ सकते हैं। आइए, तो पहला, शुरुआत करने से पहले हम डिस्कस करते हैं भारत के यूक्रेन दुविधा की रचना अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भारत की खास दुविधा क्या है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस पेपर 2 के अंदर आता है आपका ये बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एंड अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। इसके अंदर भी बहुत जरूरी टॉपिक है। मेंस के अंदर आपका इंप्लीकेशंस ऑफ यूक्रेन क्राइसिस फॉर इंडिया, तो मेंस के हिसाब से आप इस टॉपिक, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिए। पिछले हफ्ते, अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते जब यूएनएससी की बैठक के अंदर जब वोटिंग हुई थी रशिया के खिलाफ, तब उस समय भारत ने, चाइना ने और यूएई ने, इन तीन प्रमुख देशों ने अपनी जगह से, उन्होंने किसी तरह की वोटिंग नहीं करी थी, ना किसी के पक्ष में करी थी ना किसी के विपक्ष में करी थी। लेकिन किसी की तरफ वोटिंग नहीं करना भी एक स्टैंड होता है। अब पूरी दुनिया को पता है रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर क्या बीत रही है। तो अगर उस तरीके से देखें तो वोट नहीं देना भी एक ऐसा देखा जाएगा कि इंडिया ने रशिया की तरफ अपना सहयोग क्या है। खुल के तो रशिया को सपोर्ट कर नहीं सकता, लेकिन वोट नहीं देना भी अपने आप में एक स्टैंड था, और वो स्टैंड प्रो रशिया था, रशिया के प्रति था। आइए, तो वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, उसके ऊपर ही चर्चा करते हैं। देखिए, तो भारत के, आज हम चर्चा करेंगे पहले भारत के साथ रशिया के रिलेशन कैसे हैं, उसके बाद भारत के साथ यूएसए के रिलेशन कैसे हैं, उसके बाद भारत के साथ चीन के साथ रिलेशन कैसे हैं, प्रमुख दुविधा क्या है देखते हैं। तो पहला, जैसा आपने देखा होगा इधर, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ब्रिक्स, ओके, G20, S400, S500। अब ये कुछ बातें ऐसी है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है भारत और रशिया के रिलेशनशिप के बीच में, उनके संबंध के बीच में, एससीओ के अंदर, ब्रिक्स के अंदर। अब एससीओ और ब्रिक्स की ज्यादा इनकी कह सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। द सिग्निफिकेंस इज दैट कि थ्रू एससीओ एंड ब्रिक्स इंडिया विल बी एबल टू कोऑपरेट विथ चाइना एंड अफगानिस्तान। ओके, एससीओ और ब्रिक्स की मदद से भारत चाइना और अफगानिस्तान को बैलेंस कर सकता है, चाइना और अफगानिस्तान को बैलेंस कर सकता है। ये काम, इसके लिए रशिया की बहुत जरूरत पड़ेगी भारत को, ठीक है। दूसरी बात, यूएसए जो भारत का बहुत ही करीबी दोस्त बन चुका है पिछले गत 4-5 सालों के अंदर। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, इतिहास गवाह है कि यूएसए एक बहुत ही बड़ा रिलायबल, बहुत ही बड़ा निर्भर होने योग्य दोस्त नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा यूक्रेन की हालत भी कैसी है। तो यूएसए ने जहां जहां अपनी टांग अड़ाई है, वियतनाम कह लो, अफगानिस्तान कह लो, यूक्रेन कह लो, है ना, जहां पर भी टांग अड़ाई है, वहां पर उस साथ वालों को, कुर्दिस्तान के अंदर सीरिया वाला जो एरिया है, वहां पर देखा गया है कि अमेरिका अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल फ्रेंड, एक निर्भर होने जैसा दोस्त नहीं साबित हुआ है। तो इसलिए वो एक है। तो रशिया की अपनी एक महत्व है, रशिया का अपना एक बहुत जरूरी दोस्ती है भारत के प्रति। दूसरी बात, अब मोदी जी किस किस को खुश रखें, बाइडेन साहब भी हैं, तो उस बाइडेन साहब की भी अपनी एक बहुत महत्व है, अमेरिका का भी एक अपना महत्व है भारत के लिए। तो पहला महत्व हो गया क्वाड, है ना। अब क्वाड क्यों जरूरी है, क्वाड क्या है, क्वाड एक मीडिया टर्म दिया गया है। इट्स एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिस्ट ऑफ जापान, अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो इस क्वाड के अंदर देखा गया है कि ये काउंटर करने के लिए, चीन को और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत के, और सबसे बड़ा प्रेशर किसका आता है, जियोपॉलिटिकली देखें, भू राजनीतिकरण के हिसाब से देखें, तो भारत का सबसे बड़ा दबाव किसके प्रति, किसके थ्रू आता है, पाकिस्तान और चीन के प्रति। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए क्वाड का होना बहुत जरूरी है भारत के लिए। और क्वाड किसकी तरफ से है, यूएसए की तरफ से है। उसके बाद जय क्या है, JAI, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। ये एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, जहां पे इन तीनों देशों के जहाज आपस में एक नेवल युद्ध अभ्यास करते हैं, एक नेवल एक्सरसाइज होती है। ये भी जरूरी है चीन को और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चीन, SOP क्या है, ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब क्या है, देखिए, फर्ज कीजिए अगर ये भारत है ना, अगर ये भारत है, ये श्रीलंका है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना चाहता है कि भारत को यहां से
कवर कर ले, पूरा कवर कर ले। यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, तो वहां पे इसको ऐसे लगा के यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट करके वहां पर भी चाइना अपना वर्चस्व पूरी तरह से बिठा चुका है। तो उसकी मदद से फिर वहां पे ग्वादर पोर्ट है, तो भारत को नीचे से पूरी तरह से घेरना चाहता है। तो ये एक माला की तरह है, हम गले में माला पहनते हैं, ये उस माला की तरह। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना की एक बहुत बड़ी रणनीति है भारत को नीचे से घेरने की, क्योंकि ऊपर से तो भारत घिरा हुआ है, पाकिस्तान है और चीन है। ठीक है, चलिए, तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है एक ये जय, ये इसकी जो नेवल युद्धाभ्यास होता है इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा कि व्हाट इज इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, जो भारत के नीचे का क्षेत्र है, जो ज्योग्राफिकली भूगोल के हिसाब से नीचे का जो क्षेत्र है, जहाँ पे श्रीलंका आता है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जावा, ये जो दूसरे देश हैं नीचे वाले, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उस रीजन को कहता है इंडिया पैसिफिक रीजन। हालांकि पहले इसको कहा जाता था इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक कहा जाता था इंडोनेशिया के नाम से। लेकिन यूएसए ने, बराक ओबामा जी जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ये टर्म दिया था इंडिया पैसिफिक रीजन। इंडिया का और प्रशांत महासागर के बीच का जो एरिया है उसको इंडो पैसिफिक, इंडिया पैसिफिक रीजन कहा गया था। तो ये भारत की बहुत बड़ा, भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट था जो यूएसए ने दिया है, एक बहुत बड़ा दर्जा था जो यूएसए ने दिया है। ठीक है, तो दोनों देशों के अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन स्वार्थ बहुत जरूरी है, इनको भी भारत दरकिनार नहीं कर सकता है और इनको भी भारत दरकिनार नहीं कर सकता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब भारत के चीन के साथ रिश्ते कैसे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, आज यूक्रेन में जो भी चल रहा है, चाइना के पास सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि चाइना खुलकर रशिया का सपोर्ट कर सकता है, खुलकर, एकदम खुलकर रशिया का सपोर्ट कर सकता है, जो लिमिटेशन भारत के पास है। नाउ इंडिया कैन नॉट ओपनली सपोर्ट द एक्शंस ऑफ रशिया। खुलकर रशिया का सपोर्ट भारत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के संबंध यूएसए से अच्छे हैं, भारत के संबंध नाटो से अच्छे हैं, भारत के संबंध यूरोप से अच्छे हैं, भारत के संबंध उन सभी देशों से अच्छे हैं जिनके संबंध यूएसए के साथ है। तो भारत एक थोड़ी सी विपदा के अंदर है, एक थोड़ा सा दुख है भारत का इसमें में कि वो खुल के रशिया का सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो क्योंकि चाइना रशिया का ओपन सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए आप सोचिए, फर्ज कीजिए 1972 के अंदर जो रशिया ने रोल प्ले किया था भारत के लिए, जब कोई साथ में नहीं आया था तब रशिया साथ में आया था। तो आज देखिए उसकी वजह से भारत और रशिया के इतने मजबूत रिश्ते हो गए। दूसरा देखिए 2022 के अंदर उसी तरह से, जिस तरह से रशिया भारत का साथ देने आया था, उसी तरह से आज चीन रशिया का साथ दे रहा है। तो आप ये सोचिए कि रशिया इस चीज को कभी, इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा, इस दोस्ती के पहल को कभी नहीं भूलेगा। तो इससे क्या होगा, जितना बड़ा क्राइसिस होगा, यूक्रेन क्राइसिस जितना लंबा चलेगा, उतनी ही चाइना और रशिया के बीच में नजदीकी आएगी। आप समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा इनके जो तनाव जितना लंबा चलेगा, उतना ही गहरी इनकी दोस्ती होगी, चाइना की और रशिया की। तो डर यह है भारत को कि अगर चीन इतना खुल के जो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ऐसा ना हो कि इसमें भारत कहीं दरकिनार हो जाए, भारत कहीं दरकिनार हो जाए। ठीक है, आइए, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? जैसे चाइना आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा अपना दबदबा बैठा रहा है। अब जैसे ये जो, अगर ये भारत है, ये पाकिस्तान आ गया, ये इंडिया आ गया, ये ऊपर चाइना आ गया, अब देखिए आप, और ये अफगानिस्तान आ गया। अब अगर इस रीजन को चाइना ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, या कह लीजिए अपना वर्चस्व यहाँ पे बिठा दिया है, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा अफगानिस्तान के अंदर अपनी जगह दोबारा बनाना। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो चाइना एक बहुत ही गहरा खेल खेल रहा है भारत के साथ। ये बहुत ही अंदरूनी बातें हैं जो हमको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ऑलराइट, तो आपको ये दो लाइनों के बीच में समझना पड़ेगा, ये चीजें बहुत ही छुपी हुई हैं, हमको निकाल के खोज के पढ़नी पड़ेगी। आगे देखते हैं। तो आज भारत की विपदा देखिए, आप विपदा देखिए भारत की। हालांकि रशिया पे जितने सैंक्शन लगेंगे, आप समझिए इस बात को, रशिया पे जितने ज्यादा सैंक्शन लगेंगे, एक तरह से तो भारत के लिए अच्छा है और एक तरह से भारत के लिए खराब है। अच्छा किस हिसाब से है? जितने ज्यादा सैंक्शन रशिया के ऊपर लगेंगे तो भारत के लिए अच्छा इस वे में है कि रूस की निर्भरता उतनी ही चीन और भारत के ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि चीन और भारत के अलावा रशिया का ऐसा कोई बहुत बड़ा मित्र नहीं है जो रशिया की अर्थव्यवस्था में इनकी मदद कर सके, या इनकी जो इतने बड़े दुख को थोड़ा सा कम कर सके। तो भारत की इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये नकारात्मक प्रभाव इस तरह से होगा कि जितने सैंक्शन रशिया पे लगेंगे, उतना ही डिफेंस का जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हम S-400 ले रहे हैं, हो सकता है भविष्य के अंदर S-500 भी हम ले रशिया से, तो वो चीजें हैं कि डिफेंस का जो कोऑपरेशन है वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि रशिया अब उन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सस्ते में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डामाडोल हो गई है। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं दुखद है, लेकिन अच्छा ये है कि कहीं ना कहीं निर्भरता रशिया की भारत में पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही उलझा हुआ ये पूरा मैटर है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर
गुत्थियां बहुत ज्यादा उलझी भी होती हैं, उनको सुलझाना हम एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमारा काम है। चलिए, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब जो भारत का रुख है रशिया के प्रति और भारत का रुख जो अमेरिका के प्रति है, आप समझिए इस बात को। रूस भी जानता है भारत की क्या मजबूरियां हैं यूएसए को सपोर्ट करने की, है ना, अब वोट रशिया के साथ में नहीं देने की, ठीक है। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि क्या मजबूरियां हैं भारत की रशिया को सपोर्ट करने की। तो अभी तक तो मोदी जी ने दोनों को बैलेंस कर रखा है, या कह लीजिए भारत ने दोनों को बैलेंस कर रखा है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना, भू राजनीतिक स्वायत्तता, ओके, रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, तो सॉरी, रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि भारत जो चाहे उस तरह का डिसीजन लेगा, ना तो रशिया के प्रेशर में आएगा ना ही यूएसए के प्रेशर के अंदर आएगा, तो भारत को जो करना ठीक लगेगा वही करेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें दुख ये है कि हो सकता हो कि इनके बीच का गैप बढ़ जाए कुछ समय बाद, और इनके बीच का गैप भी बढ़ जाए। आइए, अब ये पिक्चर आपको क्या दिखाती है? आप इस पिक्चर को पढ़िए, सोचिए कि इस पिक्चर के पीछे क्या मैसेज देना मैं चाह रहा हूं। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जितने ज्यादा सैंक्शन रशिया के ऊपर लगेंगे, चाइना उतना ही खुश होगा। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत है भारत से, चाइना की क्षमता ज्यादा है भारत से रशिया की मदद करने के लिए। अगर पहली मदद रशिया को चाहिए होगी तो पहले वो चाइना के पास जाएगा, और चाइना के पास उतना सामर्थ्य है जितना उतना भारत के पास नहीं। अगर तुलना की जाए तो भारत का सामर्थ्य चाइना से थोड़ा सा कम है, जाहिर सी बात है। उसके बाद तो चाइना होगा बहुत खुश, इंडिया होगा डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा। हमने ऊपर देखा था, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो इंडिया एक दुविधा में है, अब मदद तो करेगा रशिया की, लेकिन पूरे मन से नहीं कर पाएगा। ऐसा ना हो कि भारत के ऊपर फिर कुछ सैंक्शन लग जाए, क्योंकि अगर आपको याद हो, यूएसए एक एक्ट लेकर आया था, कार्डसा एक्ट। कार्डसा एक्ट के संदर्भ में ये ट्रंप राष्ट्रपति जब यूएसए के थे तब वो लेकर आए थे। इसके संदर्भ में अगर आप कुछ ऐसे देशों के साथ डील करते हो या ट्रेड डील करते हो तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, रशिया अमेरिका लगाएगा। वो देश कौन कौन से हैं? एक तो चाइना है, दूसरा रशिया है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है ना। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनके ऊपर अगर आप इनके साथ ट्रेड करते हो, इनके साथ व्यापार करोगे, तो यूएसए आपके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। तो ये एक रिस्क है। तो इसलिए भारत पूरे मन से शायद रशिया की मदद कभी ना कर पाए। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि अगर आप अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हो तो शायद इसका हर्जाना उस देश के नागरिकों को देना पड़े। तो आपको कभी कभी अपने स्वार्थ के बारे में सोचना पड़ता है, और यही चीज भारत कर रहा है अभी। अपने सिद्धांतों को अगर भारत फॉलो करने लग जाए कि रशिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं कुछ भी करके रशिया की मदद करूंगा, तो शायद ये भारत के नागरिकों के लिए अच्छा ना हो। इस तरह के सैंक्शन कभी भी अमेरिका या जो नाटो कंट्रीज हैं लगा सकते हैं। जैसे अभी नया सैंक्शन सुनने को मिला है, कार्डसा के बाद स्विफ्ट करके एक नया है, तो नहीं पता कि भारत के साथ बाद में कौन सा सैंक्शन लग जाए। तो हजार बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे चाइना बहुत अच्छी पोजीशन में है अगर तुलना की जाए भारत की, तो भारत के सामने एक दुविधा है। आइए, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर दिखाती है, इसको कहते हैं डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड। क्या कहते हैं इसको? डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड। कुत्ता ही कुत्ते को काटता है। ये सच में एक कहानी है। अब इसमें देखिए आप, इसका मतलब है नो प्लेस फॉर गुड पीपल। अगर आप इस कहानी के संदर्भ में, अंग्रेजी में जो इसका मतलब होता है, इस दुनिया में अच्छे लोगों की जगह, या अगर कोई भी देश अच्छा बनना चाहेगा तो उसके नागरिकों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, उसका सीधा मतलब यही है कि इस दुनिया में कमजोरों को या तो भीख मिलती है या आंसू मिलते हैं। यहाँ पे इज्जत सिर्फ मजबूत लोगों की है या मजबूत देश की है। यूक्रेन के साथ आज जो भी हो रहा हो, दुनिया भर यूक्रेन के साथ सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन आज यूक्रेन को पता है कि अगर वो मजबूत होता तो उनको यूएस पे निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस दुनिया में ये दुनिया का नियम है कि कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख मिलती है। आइए, तो नो प्लेस फॉर वीक नेशंस, कमजोरों की यहाँ पे जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर गुड पीपल। आज यूएनएससी के अंदर जो भी 5 देश बैठे हैं, है ना, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये पांचों देश वहां पर बहुत ही आसानी से अच्छे बनकर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने भी कुछ बहुत ऐसी करी है जिसकी वजह से आज वो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो कहने का मतलब बस ये है कि कमजोरों की जगह इस दुनिया में नहीं है। आइए, तो भारत की स्थिति आज इस तरह से हो गई है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्विंग स्टेट। क्या कहा जाता है? स्विंग स्टेट। स्विंग मतलब होता है ऐसे, आप पेंडुलम होता है, कोई भी घड़ी होती है, आप उसको छोड़ोगे तो यहां छोड़ोगे तो ऐसे स्विंग होता है वो, तो उसे कहते हैं स्विंग स्टेट। तो आज भारत की स्थिति स्विंग स्टेट जैसी है कि इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। अब यहां पे देखिए, इसे कहते हैं मास्टरिंग ऑफ बैलेंसिंग।
यहाँ पे हमको एक कला सीखनी पड़ती है बैलेंस करने की, दोनों को खुश कैसे रखा जाए, यही तो कला है, बाकी तो सब विज्ञान है ना। तो ये क्या है, राजनीतिक भेद्यता, भारत की जो आज स्थिति है ये है भूज राजनीतिक भेद्यता, रणनीतिक स्वायत्तता, सोवेरेंटी हमने बात करी थी, है ना, अपरिहार्य द्वैतता, ये कहते हैं डुअलिज्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डुअलिज्म, ठीक है। वल्नरेबिलिटी, आज भारत एक रिश्तों के अंदर एक धर्म संकट में है, रिश्तों के अंदर एक धर्म संकट में है, तो रिश्तों के हिसाब से मजबूत नहीं हो पा रहा है भारत, है ना, क्योंकि सबको खुश रखना पड़ेगा, सबको बैलेंस लेके चलना है ना। चलिए, तो ये भारत का जो आज जो स्थिति है वो है भू राजनीतिक आवश्यकता, आज जरूरत है भारत को मास्टर करने की, इनको बैलेंस करने की, है ना, ये कला भारत के अंदर बहुत ज्यादा होनी जरूरी है आज के संदर्भ के अंदर। ये है इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये वाला जो रीजन है ना, आप देखिए ये वाला जो रीजन है ये हमेशा से जाना जाता था इंडो पैसिफिक, लेकिन ओबामा जी ने, जब ओबामा राष्ट्रपति थे यूएसए के, उन्होंने इसको नाम दे दिया था इंडिया पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे इंडिया का जो वर्चस्व है, इंडिया का जो दबदबा है, इंडिया की जो महत्व जो इंडिया का है वो ज्यादा हो गया था, इंडिया को अपनी इंपॉर्टेंस पता लगी थी जब इस तरह का दर्जा दिया गया था भारत को, इंडिया पैसिफिक रीजन। अब इंडिया पैसिफिक रीजन कहने से क्या हुआ, प्रशांत महासागर, है ना, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच का जो ये एरिया है इसको कहते हैं इंडिया पैसिफिक रीजन। यहां से सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना को, क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है, तो चाइना को दिक्कत है कि ये नाम इंडिया के हिसाब से क्यों रखा है, तो वो एक ईगो क्लैश होता है ना, ईगो क्लैश होता है। चलिए, तो अब ये पूरा टॉपिक हो चुका है, अब होगा बेसिक रिवीजन। ये जो पीपीटी आपके सामने आएंगी ये सिर्फ आपको बेसिक रिवीजन कराएंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। आइए, जाहिर सी बात है, न्यू दिल्ली हैज टेकन अ सटल प्रो मॉस्को पोजीशन। मैंने आपको कहा था कि यूएनएससी के अंदर वोट नहीं करना भी रशिया के समर्थन करने जैसा ही था, बिल्कुल। जियो पॉलिटिकल नेसेसिटी, तो ये भारत की भू राजनीतिक आवश्यकता थी, ठीक है। सूक्ष्म रूप से रूस का समर्थन क्या है, उत्तर नाटो, जो नाटो एक्सपेंशन इज रशियाज प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और जरूरी है, ये जो पूरे समीकरण चल रहे हैं इसके अंदर भारत की दिक्कत ये नहीं है कि नाटो का विस्तार हो रहा है ना, भारत की दिक्कत ये नहीं है कि रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लग रहे हैं, है ना, भारत की दिक्कत यही नहीं कि रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा आर्थिक संकट आ रहा है, भारत की दिक्कत है चाइना। क्योंकि अगर नाटो का विस्तार होगा, क्योंकि चाइना और नाटो आपस में नहीं मेल खाते हैं, चाइना नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो, लेकिन इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता है। रशिया और यूएसए के बीच में जो तनाव आ रहा है इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया को फर्क पड़ता है कि इन दोनों सिचुएशन से चीन कितना फायदा उठा सकता है ना। तो इंडिया की दिक्कत नाटो का विस्तार या फिर यूएसए का जो लड़ाई चल रही है रशिया से वो नहीं है, इंडिया की दिक्कत है कि इन दोनों सिचुएशन का चाइना किस तरह से फायदा उठाता है। आइए, चीन समस्या, ये है भारत की मेन समस्या, चीन जिस तरह से अपना विस्तार बढ़ा रहा है ना, और यहाँ तो भारत के लिए एक अनोखी और अभूतपूर्व चुनौती है, यही एक भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। अब संघाई एससीओ की हमने बात करी थी, तो संघाई का जो वर्चस्व है, संघाई और ब्रिक्स, है ना, संघाई और ब्रिक्स जो नेशंस है, इसकी वजह से भारत बैलेंस कर सकता है जो नीचे के जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, क्योंकि यहाँ पे रशिया है, रशिया भारत का दोस्त है, तो रशिया मदद करेगा भारत की कि चीन के साथ माहौल बना रहे और पाकिस्तान के साथ माहौल बना रहे, वो माहौल बिगड़े ना। चीन रशिया की दोस्ती यहाँ भारत के लिए जरूरी इस वे में है ना। समुद्री चुनौतियों, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हमने बात करी थी, इंडो पैसिफिक रीजन, तो यहाँ पे अमेरिका की थोड़ा सा अमेरिका की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर रूस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अगर हम बात करें इंडिया पैसिफिक रीजन की, और समुद्री चुनौतियां स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो हमने बात करी थी, है ना, वहां पे रूस का दबदबा इतना नहीं है जितना यूएसए का, तो यूएसए इसलिए जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें चीन की चुनौतियों का समाधान भारत को देखना पड़ेगा, क्वाड की बात करी थी हमने, है ना, मैंने आपको बताया था क्वाड क्या होता है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो बैलेंस ऑफ टू साइड्स, तो भारत को इन दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा, अनअवॉइडेबल डुअलिज्म, इसको कहते हैं अपरिहार्य द्वैतता, है ना। अगर ये एक सीसॉ है तो यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, तो ये इंडिया की हालत है आज, ये इंडिया है, अगर ये यूएसए है और ये रशिया है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा भारत को। आइए, भारत के लिए यूक्रेन पर युद्ध के निहितार्थ, तो चीन की प्रोत्साहित करेगा, है ना, चीन की जगह और मजबूत हो जाएगी रशिया के लिए, ये भारत के लिए थोड़ा दुविधा का कारण है ना। चीन और रशिया की जो दोस्ती है वो सहयोग जो आपस में बढ़ता जाएगा, क्योंकि चीन खुलकर इसका सपोर्ट कर सकता है, चीन को ना तो नाटो से को लेना देना है, ना ही अमेरिका से लेना देना है। मेरी बातें रिपीट हो रही है क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना। इंडो पैसिफिक हमने बात कर चुके हैं इस रीजन की। उसके बाद भारत के लिए विदेश नीति की चुनौतियां, ये जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया था, राजनीतिक भेद्यता, ये सभी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, राजनीतिक भेद्यता। तो भारत की स्थिति आज थोड़ी सी कमजोर है।
आइए स्विंग स्टेट हम बात कर चुके हैं इसके बारे में भी, है ना। हमने बात कर दी पेंडुलम किस तरह से एक घड़ी है जो यहाँ पर भी जाती है और यहाँ पर भी जाती है, इस तरफ से आज भारत का चल रहा है। कभी पुतिन जी से बात कर रहे हैं फोन करके, कभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उनसे बात कर रहे हैं, कभी पुतिन से, कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति से। तो इस तरह का ये एक स्थिति है भारत की आज। नई दिल्ली के बजाय हितों का चयन करेगी, तो ये एक सिचुएशन है भारत के लिए कि आज हमारे लिए जरूरी है सिद्धांतों की बजाय हमारे हित का ध्यान रखें, हमारे जो स्वार्थ हैं उन पर ज्यादा ध्यान जाए, जबकि सिद्धांतों को, अगर सिद्धांतों पे ध्यान देंगे तो शायद भारत के नागरिकों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। तो ये बात हम कर चुके थे। चूज इंटरेस्ट, निश्चित मात्रा में असुविधा होती है, तो सिद्धांतों पर हितों को चुनने में, अब जाहिर सी बात है अगर आप अपने सिद्धांतों से डगमगाएंगे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो लॉन्ग रन में, लंबी दौड़ के अंदर ये दिक्कत तो भारत को कभी ना कभी फ्यूचर में देखनी पड़ेगी, है ना, जाहिर सी बात है। ये हमने डॉग ईट डॉग वर्ल्ड की बात करी थी हमने, ये कहावत है अंग्रेजी के अंदर, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। फिर मैंने कहा था कि यही तो कला है, बाकी तो सब विज्ञान है। ये बात हो चुकी है हमारी। तो उसके बाद रणनीतिक स्वायत्तता, है ना, कि भारत क्या चाहता है इस पे ना तो रशिया दबाव डालना चाहिए, ना ही डाल सकता है, ना ही अमेरिका इस पे दबाव डाल सकता है। भारत वही करेगा। अगर आज मोदी जी यूक्रेन कॉल करते हैं तो इस पे रशिया को आपत्ति नहीं होगी, अगर रशिया कॉल करते हैं तो यूक्रेन को आपत्ति नहीं होगी। ये भारत का एक रणनीतिक स्वायत्तता है भारत की। निष्कर्ष क्या है? रूसी स्थिति के लिए भारत का अप्रत्यक्ष समर्थन रूसी दबाव का उत्पादक नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने की इच्छा का परिणाम है। आज अगर भारत रशिया की मदद कर रहा है तो इसके पीछे वो कारण नहीं है कि रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, मदद करनी है, सिद्धांतों की बात है, वो कारण नहीं है। भारत इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि रशिया, भारत के भी कुछ स्वार्थ हैं, भारत के भी कुछ हित हैं जो रशिया के अंदर है, जो हमने डिस्कस करे थे शुरुआत में, आपको याद होगा। तो ये कारण है भारत के इस चीज को बैलेंस करने के लिए, रशिया के प्रति भी होने के लिए और अमेरिका के प्रति भी होने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये विश्लेषण अच्छे समझ में आया होगा, है ना। कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो यही हमारा आज का उद्देश्य था, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।